जब हम एक लेखक के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद एक सीधा सा जवाब, वो इंसान जिसने कोई किताब लिखी है, जेके रोलिंग, प्रेमचंद, बात खत्म। लेकिन क्या ये वाकई इतना सीधा है? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं और हमारे गाइड होंगे फ्रांसीसी दार्शनिक मिशेल फूको और उनका बहुत ही प्रसिद्ध निबंध व्हाट इज एन ऑथर। और ये सवाल जितना आसान लगता है, फूको का जवाब उतना ही कह सकते हैं कि चौंकाने वाला है। वो कहते हैं कि लेखक कोई असली इंसान है ही नहीं। नहीं, बल्कि ये एक विचार है, एक फंक्शन है जिसे समाज ने अपनी जरूरतों के हिसाब से बनाया है। एक फंक्शन, जैसे कोई मशीन का फंक्शन होता है। ये तो सुनने में ही बड़ा अजीब है। तो आज का हमारा मिशन यही है, फूको के इस उलझे हुए से लगने वाले विचार को सुलझाना, ये समझना कि जिसे हम एक जीनियस मानते हैं वो फूको के लिए एक सामाजिक आविष्कार कैसे है। बिल्कुल, चलिए इसे परत परत खोलते हैं। तो शुरुआत कहाँ से होती है? फूकोस पहली की शुरुआत एक बहुत ही नाटकीय विचार से करते हैं, और ये विचार शायद कुछ लोगों को थोड़ा असहज भी कर सकता है। हाँ, मैंने नोट्स में पढ़ा और सच कहूं तो मेरा सिर ही घूम गया। वो कहते हैं कि लिखने का काम लेखक की मौत से जुड़ा हुआ है। एक मिनट, इसका क्या मतलब हुआ? हम तो हमेशा यही सोचते हैं कि लेखक अपनी रचनाओं में अमर हो जाता है, और ये कह रहे हैं कि वो मर जाता है। हाँ, बिल्कुल, यही पहली प्रतिक्रिया होती है। देखिए, फूको यहाँ कोई असली शाब्दिक मौत की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। ये एक रूपक है। अच्छा। वो कहते हैं कि पुराने जमाने की कहानियों को देखिए, जैसे अरेबियन नाइट्स की शहरजाद, वो हर रात कहानी क्यों सुनाती थी? अपनी जान बचाने के लिए, ताकि राजा उसे मार न दे। तो उसकी कहानी सीधे सीधे उसकी जिंदगी से जुड़ी थी। बिल्कुल, कहानी सुनाना मतलब जिंदा रहना। लेकिन फूको कहते हैं कि आधुनिक लेखन, मॉडर्न राइटिंग, ठीक इसका उल्टा है। उल्टा कैसे? आज का लेखक जिंदा रहने के लिए नहीं लिखता, बल्कि इसलिए लिखता है ताकि वो खुद गायब हो सके। हाँ। लेखक अपनी पहचान, अपनी भावनाएं, अपना व्यक्तित्व सब कुछ मिटाकर अपने शब्दों के पीछे छिप जाता है। और सारा ध्यान लेखक से हटकर लिखे हुए टेक्स्ट पर चला जाता है। अच्छा, तो लेखक की मौत का मतलब है लेखक की व्यक्तिगत पहचान का मिट जाना, ताकि हम सिर्फ उसके काम पर ध्यान दे सकें। मतलब हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि शेक्सपियर उस वक्त कैसा महसूस कर रहे थे जब उन्होंने हैमलेट लिखा। आपने एकदम सही पकड़ा। हमें बस हैमलेट को एक स्वतंत्र रचना के तौर पर देखना चाहिए। बिल्कुल, यही विचार साहित्यिक आलोचना में डेथ ऑफ द ऑथर के नाम से जाना जाता है। फुको बस इसी विचार को और आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि एक बार जब कोई रचना दुनिया में आ जाती है तो लेखक का उस पर कोई खास अधिकार नहीं रह जाता। ठीक है, तो उसका अर्थ कौन तय करता है? पाठक और संस्कृति, ये दोनों मिलकर उसका अर्थ बनाते हैं। लेखक का इरादा तो उस अर्थ का बस एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, ये बात कुछ हद तक समझ में आती है, पर यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। अगर लेखक मर गया है, गायब हो गया है, तो फिर किताबों के कवर पर इतने बड़े बड़े अक्षरों में उसका नाम क्यों होता है? हम आज भी कहते हैं मैंने काफका को पढ़ा, या ये तो टॉल्स्टॉय का स्टाइल है। नाम क्यों इतना मायने रखता है? बहुत अच्छा सवाल। और यहीं से फूको का असली तर्क, उनका जो कोर आर्ग्यूमेंट है, वो शुरू होता है। वो कहते हैं कि लेखक का नाम किसी आम इंसान के नाम की तरह काम नहीं करता। मतलब? जैसे राम या गीता, नाम किसी के एक व्यक्ति की ओर इशारा करता है, लेकिन अरस्तु का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में सिर्फ एक इंसान की तस्वीर नहीं आती। मेरे दिमाग में दर्शन, तर्कशास्त्र, नैतिकता, जीव विज्ञान, इन सब पर लिखे ग्रंथों का एक पूरा पहाड़ आ जाता है। ये तो एक ब्रांड नेम जैसा है। बिल्कुल सही शब्द, ब्रांड नेम। फुको इसी को ऑथर फंक्शन कहते हैं। ऑथर फंक्शन यानी लेखक प्रकार्य। हाँ, तो अरस्तु या शेक्सपियर, ये नाम एक प्रॉपर नाउन से कहीं ज्यादा है। ये एक फंक्शन है। ये हमें ग्रंथों को एक साथ एक ग्रुप में रखने, उनकी तुलना करने और उन्हें खास तरीके से समझने में मदद करता है। ये एक लेबल है जो किसी रचना को एक पहचान और अधिकार देता है। बिल्कुल, इसे और आसान करते हैं। हाँ प्लीज। मान लीजिए कल रिसर्च से ये साबित हो जाए कि हैमलेट शेक्सपियर ने लिखा ही नहीं था। ओह, तो क्या बदलेगा? बहुत कुछ बदल जाएगा। सिर्फ एक तथ्य नहीं बदलेगा। क्या क्या बदलेगा? साहित्यिक इतिहासकार तो पागल ही हो जाएंगे। हमें सोचना पड़ेगा कि क्या शेक्सपियर के बाकी नाटक भी असली हैं। सही। और हैमलेट का मतलब समझने का हमारा पूरा तरीका बदल जाएगा। हम उसमें शेक्सपियर के जीवन के संकेत ढूंढना बंद कर देंगे। बिल्कुल। वो नाटक जो शेक्सपियर नाम के किले का सबसे ऊंचा टॉवर था, वो अचानक एक अनाथ दस्तावेज बन जाएगा। ठीक यही ऑथर फंक्शन की ताकत है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये अर्थ को
व्यवस्थित करने का एक पूरा सिस्टम है। वाह, मतलब लेखक का नाम एक तरह की फाइलिंग कैबिनेट है जो विचारों के ढेर को सलीके से जमाता है। ये बात तो समझ में आ गई कि ये एक फंक्शन है, कोई प्राकृतिक चीज नहीं। लेकिन ये फंक्शन बना कैसे? समाज को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? फुको कहते हैं कि ये फंक्शन समाज ने बनाया है और इसकी 4 मुख्य विशेषताएं हैं। और पहली वाली तो सच में आपके होश उड़ा देगी। बताइए, मैं तैयार हूँ। पहली विशेषता है इसका कानूनी और दंडात्मक पहलू। दंडात्मक मतलब सजा से जुड़ा हुआ? हाँ, फूको का तर्क है कि लेखक का विचार इसलिए पैदा नहीं हुआ कि किसी को सम्मान दिया जाए, बल्कि इसलिए पैदा हुआ ताकि किसी को सजा दी जा सके। एक मिनट, क्या सजा देने के लिए? मैंने तो हमेशा सोचा था कि लेखक को एक जीनियस, एक हीरो की तरह देखा जाता है। ये तो बिल्कुल उल्टी बात है। इतिहास में चलिए, मध्य युग के बाद जब धर्म और राजनीति पर सवाल उठाने वाले ग्रंथ लिखे जाने लगे तो सत्ता को डर लगा। जब विचार खतरनाक हो जाते हैं, जब वो स्थापित मान्यताओं को चुनौती देते हैं, तो सत्ता पूछती है, ये खतरनाक विचार आया कहां से? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल, उन्हें एक बलि का बकरा चाहिए था। कोई ऐसा जिसे पकड़कर सजा दी जा सके ताकि वो खतरनाक विचार फैलने से रुक जाएं। और वो बलि का बकरा बना लेखक। वाह! जब तक बातें हानि रहित थीं, कोई नहीं पूछता था कि इन्हें किसने कहा। लेकिन जैसे ही शब्द खतरनाक हुए, उनका एक मालिक ढूंढना जरूरी हो गया। तो लेखक का जन्म सम्मान से नहीं, बल्कि डर और नियंत्रण की जरूरत से हुआ। ये तो सच में हैरान करने वाली बात है। ठीक है, तो ये पहली विशेषता हुई। दूसरी क्या है? दूसरी विशेषता ये है कि ये ऑथर फंक्शन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये अलग अलग विषयों में, अलग अलग समय में बदलता रहता है। जैसे मध्ययुग में अगर कोई विज्ञान पर किताब लिखता था तो उसे तब तक प्रामाणिक नहीं माना जाता था जब तक उस पर किसी बड़े पुराने लेखक जैसे हिपोक्रेट्स का नाम ना हो। अच्छा, तो नाम ही सत्य की गारंटी था। हाँ, लेकिन कहानियों का क्या? लोक कथाएं, कविताएं, वो तो बस चलती रहती थी, कोई लेखक नहीं। कोई नहीं पूछता था कि इन्हें किसने लिखा, वो सबकी थी। अब सोचिए आज क्या होता है। आज तो इसका ठीक उल्टा है। कैसे? अगर कोई वैज्ञानिक रिसर्च पेपर छपता है तो हम लेखक के नाम से ज्यादा उसकी मेथोडोलॉजी, डेटा, इन चीजों पर भरोसा करते हैं। लेकिन अगर मुझे कोई उपन्यास मिले जिसके कवर पर लेखक का नाम ना हो, तो मैं उसे खरीदने से पहले 10 बार सोचूंगी। मुझे लगेगा कि पता नहीं किसने लिखा है, कैसा होगा। एकदम सही। आज साहित्य में लेखक का नाम होना बहुत जरूरी है। ये क्वालिटी का एक पैमाना माना जाता है, जबकि विज्ञान में ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। तो देखिए कैसे ये फंक्शन समय के साथ पूरी तरह पलट गया। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो पहली विशेषता हुई सजा का डर, दूसरी इसका बदलता स्वरूप, तीसरी क्या है? तीसरी विशेषता यह है कि लेखक कोई सहज अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जटिल निर्माण है, एक कंस्ट्रक्शन। हाँ, हम और आप मिलकर एक लेखक को गढ़ते हैं। हम गढ़ते हैं कैसे? सोचिए, हम कैसे तय करते हैं कि कोई चीज नीत्शे का असली काम है? विद्वान सिर्फ उनकी छपी हुई किताबें ही नहीं पढ़ते हैं, वो उनकी पर्सनल डायरी, उनके अधूरे नोट्स, दोस्तों के लिखे खत, यहाँ तक कि उनकी शॉपिंग लिस्ट भी। बिल्कुल, फूको यही उदाहरण देते हैं। विद्वान इन सब टुकड़ों में एक तारतम्य, एक सुसंगत विचार प्रणाली, एक खास स्टाइल ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि वो एक मुकम्मल नीचे की तस्वीर बना सके। हाँ, हम तय करते हैं कि लेखक के काम में क्या शामिल है और क्या नहीं। हम एक आदर्श लेखक की छवि बनाते हैं और फिर उसके लिखे हर शब्द को उसी चश्मे से देखते हैं। मतलब हम पहले से ही मान लेते हैं कि लेखक एक सुसंगत व्यक्ति है। बिल्कुल। और फिर उसके बिखरे हुए काम में जबरदस्ती एक संगति ढूंढते हैं। बिल्कुल, ये एक तरह की रिवर्स इंजीनियरिंग है। ठीक है, और चौथी और आखिरी विशेषता? ये सबसे सूक्ष्म है और शायद सबसे मजेदार भी। फुको कहते हैं कि किसी भी टेक्स्ट में मैं कहने वाला हमेशा असली लेखक नहीं होता। अच्छा, तो फिर कौन होता है? वो भी ऑथर फंक्शन का ही एक हिस्सा होता है, एक काल्पनिक व्यक्तित्व, एक पर्सोना। बिल्कुल। जैसे जब कोई उपन्यासकार पहले पन्ने पर लिखता है, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, तो वो मैं कहानी सुनाने वाला सूत्रधार है, न कि वो हाड़ मास का लेखक जो अपने स्टडी रूम में बैठा है। सही। वो लेखक का एक बनाया हुआ मुखौटा है, एक दूसरा स्व है। एक ही लेखक अपनी गणित की किताब में एक अलग मैं का इस्तेमाल करेगा और अपनी कविताओं में एक बिल्कुल अलग मैं का। ये तो ऐसा हुआ जैसे एक एक्टर अलग अलग फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाता है। तो लेखक का मैं भी एक किरदार है जो उस टेक्स्ट की जरूरत के हिसाब से बनाया गया है। आपने बिल्कुल सही समझा। वाह! तो ये 4 विशेषताएं मिलकर ऑथर फंक्शन को बनाती हैं,
लेकिन फुको यहाँ रुकते नहीं है ना? नहीं। वो कुछ लेखकों को बाकियों से बिल्कुल अलग रखते हैं। हाँ, और ये उनके निबंध का शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो कहते हैं कि ज्यादातर लेखक सिर्फ किताबें लिखते हैं, हाँ। लेकिन कुछ ऐसे लेखक होते हैं जो सिर्फ किताबें नहीं लिखते, बल्कि सोचने के, बहस करने के और ज्ञान को व्यवस्थित करने के पूरे नए तरीके इजाद करते हैं। इन्हें फुको कहते हैं डिस्कर्सिव प्रैक्टिस के संस्थापक, फाउंडर्स ऑफ डिस्कर्सिविटी। और उनके मुख्य उदाहरण हैं कार्ल मार्क्स और सिगमंड फ्रॉइड। हाँ। तो इनमें ऐसा क्या खास था? फुको इनकी तुलना एक सामान्य उपन्यासकार से करते हैं, जैसे एन रैडक्लिफ। उन्होंने गॉथिक उपन्यास लिखे थे, है ना? हाँ, 18वीं सदी में उन्होंने एक नई शैली बनाई। उनके बाद दूसरे लेखक भी उसी शैली में डरावने उपन्यास लिखने लगे। उन्होंने एक रास्ता बनाया जिस पर दूसरे चल सकते थे। ठीक है, तो उन्होंने एक ट्रेंड शुरू किया। लेकिन मार्क्स और फ्रॉइड ने क्या किया? उन्होंने सिर्फ एक ट्रेंड शुरू नहीं किया, उन्होंने एक पूरा नया खेल ही शुरू कर दिया। एक नया खेल? और उस खेल के नियम भी उन्होंने खुद बनाए। उन्होंने मनोविश्लेषण और मार्क्सवाद जैसे पूरे बौद्धिक क्षेत्रों की नींव रखी। उन्होंने सिर्फ अपने विचार नहीं दिए, उन्होंने वो भाषा दी, वो अवधारणाएं दी और वो नियम भी दिए जिनके दायरे में रहकर भविष्य में दूसरे लोग सोच सकते थे। मतलब उन्होंने सिर्फ एक किताब नहीं लिखी, बल्कि एक पूरी लाइब्रेरी की संभावना पैदा कर दी। क्या बात है, ये कहने का बहुत अच्छा तरीका है। और इसका एक और गहरा असर है। देखिए, आज अगर कोई मनोविश्लेषण पर काम करता है तो वो हमेशा फ्रॉइड के संदर्भ में ही काम करेगा। या तो वो उनके विचारों को आगे बढ़ाएगा, या उनकी आलोचना करेगा, या उनकी पुनर्व्याख्या करेगा। एक जुमला है, फ्रॉइड पर वापस लौटना। उनका काम आज भी एक जीवित स्रोत है। लेकिन हम विज्ञान में ऐसा नहीं करते। कोई भौतिक विज्ञानी ये नहीं कहता कि चलो गैलीलियो पर वापस लौटते हैं। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि गैलीलियो का काम आधुनिक भौतिकी की नींव में समा चुका है। विज्ञान उससे बहुत बहुत आगे बढ़ गया है। कोई भी आज अपना शोध गैलीलियो के मूल लेखों को पढ़कर नहीं करता। लेकिन मनोविश्लेषण और मार्क्सवाद में फ्रॉइड और मार्क्स के मूल लेख आज भी बहस का केंद्र हैं। उन्होंने सिर्फ जवाब नहीं दिए, उन्होंने सवाल पूछने के अंतहीन तरीके दिए। उन्होंने एक ऐसा खेल शुरू किया जो आज भी खेला जा रहा है। तो इस पूरी गहरी और सच कहूं तो दिमाग चकरा देने वाली चर्चा का निचोड़ क्या है? अगर हम फूको की बात मान लें तो इसका हमारे लिए मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें अपने सवाल बदलने होंगे। अब ये पूछना उतना जरूरी नहीं है कि इस कविता का असली मतलब क्या था जो लेखक के मन में था, या असली लेखक कौन है। तो फिर सही सवाल क्या है? सही सवाल ये है, लेखक का ये विचार हमारे समाज में काम कैसे करता है, ये किन नियमों से चलता है, ये किस तरह के विचारों को महत्व देता है और किन्हें चुप करा देता है, ये किसे लेखक बनने का हक देता है और किसे नहीं। ये सवाल हमें व्यक्ति से हटाकर उस पूरी व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है जिसने लेखक को बनाया है। ये ज्ञान और शक्ति के रिश्ते को उजागर करता है। और ये सवाल तो आज के दौर में और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। फूको ने ये निबंध 1969 में लिखा था। तब न इंटरनेट था, न सोशल मीडिया, न एआई। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आज लेखक कौन है? क्या वो ब्लॉगर जो गुमनाम होकर लिखता है, या विकिपीडिया का वो पेज जिसे हजारों लोगों ने मिलकर लिखा है, या वो कलाकार जैसे बैंक्सी जिसकी पहचान कोई नहीं जानता लेकिन जिसका काम दुनिया भर में मशहूर है? इन सब मामलों में पारंपरिक लेखक तो गायब है। और एआई का क्या? आज चैट जीपीटी और दूसरे एआई मॉडल ऐसी कविताएं, लेख सब कुछ लिख सकते हैं जिन्हें इंसान की लिखी रचनाओं से अलग करना मुश्किल है। तो अगर एक एआई कोई किताब लिखता है तो उसका लेखक कौन है? वो एआई, उसे बनाने वाला प्रोग्रामर, या वो करोड़ों लेखक जिनका डेटा इस्तेमाल करके उसे ट्रेन किया गया है? फूको के सवाल यहाँ आकर और भी तीखे हो जाते हैं। हाँ। अगर एआई द्वारा लिखी गई कोई किताब नफरत फैलाती है तो आप सजा किसे देंगे? मशीन को? उस पर ऑथर फंक्शन कैसे लागू होगा? फूको ने इन सवालों का अनुमान नहीं लगाया था, जाहिर है, लेकिन उन्होंने हमें इन सवालों के बारे में सोचने का एक ढांचा, एक फ्रेमवर्क जरूर दिया है। वो हमें याद दिलाते हैं कि लेखक कोई शाश्वत सत्य नहीं है। ये एक तकनीक है जिसे हमने बनाया है, और जैसे जैसे हमारी तकनीक बदल रही है, लेखक का मतलब भी बदलता जाएगा। तो फूको हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाते हैं। शायद हमें लेखक की खोज बंद कर देनी चाहिए और उस खाली जगह पर ध्यान देना चाहिए जो उसके गायब होने से बनती है। ये सोचना चाहिए कि उस खाली जगह में अब कौन बोल रहा है, कैसे बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। शायद असली कहानी वहीं